प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को एक अत्यावश्यक भूमिका निभानी होती है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे नियंत्रक यानी कैग CAG, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 से संबंधित है। आप लोग तो 148 से 151 तक संविधान में उल्लेख किया गया है। भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि यदि कोई ये पूछे हमसे कि भारतीय संविधान में कौन सा पदाधिकारी सबसे ताकतवर है, तो मैं कहूँगा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ये सबसे ताकतवर पद होगा। आप लोग लिखेंगे कैसे? तो इनकी भूमिका के बारे में लिखनी है तो पहले इनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका का उल्लेख किया गया है। यह प्रशासनिक कार्यों व सरकारी विभागों की संसद के प्रति जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है। यानी प्रशासनिक कार्यों व सरकारी विभागों की संसद के प्रति जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है। और इनके कार्य क्या क्या हैं? इनके कार्य जो वित्तीय लेखा परीक्षक से संबंधित है, वित्तीय लेखा परीक्षक से संबंधित निकायों के खातों का जांच करना है। अनुपालन लेखा परीक्षा इनका कार्य, इसमें नियमों के अनुसार कार्य की जांच करना है। ध्यान रहे, कैग जो है, कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये 3 प्रकार से किसी भी कार्यों का निष्पादन करता है या जांच करता है, लेकिन तीनों के अलग अलग मायने हैं। जब वह वित्तीय लेखा परीक्षा करता है तब निकायों के खातों की जांच करता है। ध्यान रहे, खाता का, अकाउंट की जांच करता है। और जब अनुपालन लेखा परीक्षा करता है तो नियमों के अनुसार कार्य की जांच करता है कि नियम के अनुसार खर्चा किया गया है या नहीं किया गया है। जहाँ के लिए पैसा दिया गया था उसमें निष्पादन लेखा परीक्षा किया जाता है कि निकायों की दक्षता का आकलन किया जाता है। तो ध्यान रहे कि कैग का जो कार्य होता है ये संचित निधि से, आकस्मिक निधि से, यहाँ पे क्या होता है, इन सभी का वो नियंत्रण करता है, सुरक्षा करता है, जांच करता है, देख रेख करता है, इसकी जिम्मेदारी होती है। अब यहाँ से आप अनुच्छेद बदल के लिखेंगे। अनुच्छेद 148 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद के निम्न कर्तव्य हैं। कौन कौन से कर्तव्य हैं इनके? और कर्तव्य किस में मेंशन है? अनुच्छेद 148 में। ध्यान रहे, अनुच्छेद 151 के तहत कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसे संसद के या संबंधित राज्य के विधानसभा में उसके पटल पर रखवाता है। लेकिन कर्तव्य का निर्वहन वह अनुच्छेद 148 के अनुसार करता है। तो भारत और प्रत्येक राज्य की संचित निधि, आकस्मिक निधि व लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की संपरीक्षा और उन पर प्रतिवेदन करता है। पहला काम है इसका। उसके बाद इनका और जो दायित्व है, संघ व राज्य के विभागों द्वारा किए गए सभी व्यापार और विनिर्माण के लाभ हानि लेखाओं की संपरीक्षा और उन पर प्रतिवेदन करना। यानी पहले तो क्या करेंगे, ये संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखाओं पर होने वाले उसका संपरीक्षा करेंगे। उसके बाद विभागों के द्वारा व्यापार विनिर्माण के लाभ हानि का परीक्षण करेंगे। संघ व राज्य की आय और व्यय की जांच करने का दायित्व भी इन्हीं का होता है।
और अगला है संघ व राज्य के द्वारा वित्त पोषित सभी निकायों की आय व्यय की जांच करना। ध्यान रहे, जब यहाँ पे संघ और राज्य के वित्त पोषित की बात की जाती है तो कम से कम 50% प्लस जिसमें सरकार का दायित्व या उत्तरदायित्व होता है, उन निकायों की जांच कैग के द्वारा तो किया ही जाता है कि किया ही जाएगा। मान लीजिए सहकारी कोऑपरेटिव हुआ जिसमें गवर्नमेंट भी और पब्लिक सेक्टर भी दोनों उसमें इन्वॉल्व हैं, तो यदि गवर्नमेंट का रूल या गवर्नमेंट का जो उसमें पार्टिसिपेशन है वो 50% से ज़्यादा है तो उसमें कैग का जांच का हस्तक्षेप होगा। अब कैग की सीमाएं क्या क्या हैं? काम तो कर सकता है, आकस्मिक निधि में कर सकता है, विभागों में कर सकता है, उससे संबंधित सरकार के संबंधित हस्तक्षेपों पे कर सकता है, अनुदानों पे कर सकता है। तो कुछ सीमाएं भी हैं कि एकदम पूरा इनको अत्यंतिक यानी कि एब्सोल्युटली इनको राइट मिल गया है कि भाई तुम जहाँ मर्जी तहाँ करो, ऐसा तो नहीं होगा। तो होगा क्या? होगा कि इसमें कुछ सीमाएँ, कैग के कार्यों की सीमाएँ कौन कौन सी हैं? विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करने में समस्या, जैसे राजस्व विभाग है, उसके बाद में आबकारी विभाग है या और कई विभाग हैं, तो भाई 40+ विभागें हैं, तो उन विभागों के आपसी समन्वय कैसे स्थापित हो, इनके लिए बहुत समस्याएं आती हैं। वहीं कैग विभिन्न सरकारी निकायों जिनमें सरकार की भागीदारी 50% से कम है वहाँ जांच नहीं कर सकता। यानी जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से संबंधित कार्य हैं जिनमें सरकारी निकायों की भागीदारी 50% से कम है, मान लीजिए 49% है, 45% है, तो ये उसकी जांच नहीं कर सकता। इसका मतलब वहाँ पे पारदर्शिता नहीं है। अधिकांशतः सबसे निचले स्तर पर भ्रष्टाचार शुरू होता है जिसमें ऑडिट की प्रक्रिया अस्पष्ट है। जैसे ग्राम पंचायत है, पंचायत निगम है, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ये लोग हैं, तो इन लोगों का करप्शन का भाई मेन विकास तो इन्हीं के माध्यम से होगा। सांसद के फंड से पैसा जाएगा तो भी गांव के विकास के लिए जाएगा, विधायक के फंड से पैसा जाएगा वो भी गांव के उससे जाएगा। यानी कि कह सकते हैं अंततः विकास ज़मीन पे होना है और ज़मीन गांव में है और गांव पंचायत के अंतर्गत आती है। तो ये आप कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार भी ज़्यादातर जहाँ काम होगा वहाँ भ्रष्टाचार होगा, और वहाँ पे यानी निचले स्तर पे ऑडिट की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है, यानी अस्पष्ट है। कैग भारत के लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश के संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। वह सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, ईमानदारी एवं जवाबदेही सुनिश्चित करता है। कैग की भूमिका का वर्णन करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। कैग की रिपोर्ट के आधार पे 2G केस का प्रारंभ होना, जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था उसकी जो बाद में जांच हुई, सब कुछ हुआ, तो वो उसकी खुलासा कैग के द्वारा किया गया था। कैग के रिपोर्ट के आधार पे ही कॉमनवेल्थ घोटाले का उजागर किया गया था 2010 में, जो दिल्ली में हुआ था। उनमें तमाम पैसों का घपला हुआ था जो कैग के माध्यम से ही उजागर हुआ। यह स्पष्ट करता है कि CAG अपनी अत्यावश्यक भूमिका निभाने में सक्षम है और सफल भी। यानी जो इनको दायित्व मिला गया उस दायित्व पे इन्होंने अपना कार्य भी बेहतर किया। 2G कॉमनवेल्थ घोटाले को जैसे बड़े उजागर किए गए, और यहाँ पे बताया जाता है कि इन्होंने अपने कार्यों को जो किया उसमें ये इनकी भूमिका भी सफल रही और इनके कार्य के निष्पादन भी सफल रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।